हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता होगा कि जैक बोर्ड ने क्लास 9 और 10 के लिए मॉडल सेट जारी कर दिया है और आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 के गणित के सेट 1 का फुल सॉल्यूशन करेंगे। इस मॉडल सेट को सॉल्व करने के लिए आपको 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा। टोटल पूर्णांक रहेगा 40 और इसमें कुल 40 क्वेश्चन रहेंगे। दरअसल मॉडल सेट का मतलब ये होता है कि आखिर एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और किस लेवल के आएंगे। तो अगर आपको मैथ में अच्छा नंबर लाना है तो आपको इन मॉडल सेट को एक बार जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि एग्जाम में किस तरह के और किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे। इसलिए इस वीडियो को आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 10√3, ऑप्शन सी है पाई और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे समझना होगा कि आखिर परिमेय संख्या होता क्या है, ठीक है ना। तो परिमेय संख्या हम किसको बोलते हैं, तो जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे ही हम परिमेय संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि √3 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको ये भी पता होगा कि पाई क्या होता है, पाई एक अपरिमेय संख्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 3 परिमेय संख्या क्यों है, तो 3 परिमेय संख्या इसलिए है क्योंकि तो हम 3 को 3/1 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। यानी हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए 3 क्या है, 3 एक परिमेय संख्या है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है, ठीक है ना। तो जब कभी भी दो परिमेय संख्याओं को गुणा किया जाता है तो वो होता है हमेशा क्या आता है, परिमेय संख्या ही आता है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि दो क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, 3 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो अगर हम इन दोनों को गुना करेंगे तो एक क्या रिजल्ट आएगा, 6 आएगा। और यहाँ पे 6 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्यों है परिमेय संख्या, क्योंकि 6 को हम लोग लिख सकते हैं 6/1, है ना। क्योंकि 6 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 6 आएगा। यानी 6 को हम 6/1 के रूप में लिख सकते हैं, यानी हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं परिमेय संख्या। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि 0 किस प्रकार की संख्या है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए है अपरिमेय संख्या, ऑप्शन बी है अभाज्य संख्या, ऑप्शन सी है विषम संख्या और ऑप्शन डी है परिमेय संख्या। तो 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्यों है परिमेय संख्या, क्योंकि 0 को हम लिख सकते हैं 0/1 के रूप में, यानी हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। यानी 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि प्रत्येक परिमेय संख्या है। ऑप्शन ए है पूर्ण संख्या, ऑप्शन बी है प्राकृतिक संख्या, ऑप्शन सी है अपरिमेय संख्या और ऑप्शन डी है वास्तविक संख्या। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको समझना होगा कि संख्या जो होता है वो 2 तरह का होता है, ठीक है ना। एक होता है वास्तविक संख्या और एक होता है काल्पनिक संख्या, ठीक है ना। और वास्तविक संख्या भी 2 तरह का होता है, एक होता है परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो जितना भी वास्तविक संख्या होता है वो 2 तरह का होता है, परिमेय और अपरिमेय। यानी कहने का मतलब है कि जितना भी, ठीक है ना, जितना भी परिमेय संख्या होगा सारा क्या होगा, सारा हो जाएगा वास्तविक संख्या। क्यों, क्योंकि वास्तविक संख्या का प्रकार ही है क्या, परिमेय संख्या, ठीक है। यानी वास्तविक संख्या के अंदर में ही क्या आता है, परिमेय संख्या। यानी जितना भी परिमेय संख्या है वो क्या है, वास्तविक संख्या, और जितना भी अपरिमेय संख्या है वो भी क्या है, वास्तविक संख्या। यानी प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होगा, एक वास्तविक संख्या होगा। तो क्यों होगा, क्योंकि वास्तविक संख्या का प्रकार ही होता है परिमेय संख्या। यानी हम इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या के अंदर ही क्या होता है, परिमेय संख्या। तो जितना भी परिमेय संख्या होगा तो वो क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि 3 तथा 4 के बीच निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है, ठीक है। ऑप्शन ए है 2 पाई, ऑप्शन बी है 10/3, ऑप्शन सी है 15/7 और ऑप्शन डी है 11/7, ठीक है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे 2 संख्या दिया रहेगा और जब कभी भी बीच वाली परिमेय संख्या पूछेगा तो इसको बनाने का रूल क्या है कि इन जो दिया रहेगा संख्या उन दोनों संख्याओं को जोड़ देना है। यानी इसमें कौन कौन सी संख्या दिया है,
3 दिया है और 4 दिया है, तो इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद हम 2 से भाग दे देंगे। भाग देने के बाद जो आता है वही क्या होता है, वही यहाँ पे रिजल्ट आता है बीच वाली संख्या, ठीक है ना। वही क्या निकलता है, बीच वाली संख्या निकलता है, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, 3 और 4 को अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 और बटे में क्या है 2, तो 7/2 हो जाएगा। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3.5, यानी 3 और 4 के बीच कौन सी परिमेय संख्या आएगा, तो वो आएगा 7/2, है ना, वो आ जाएगा 7/2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं 7/2 है, नहीं है, मतलब यहाँ पे ऑप्शन 7/2 है ही नहीं, यानी इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि 64 का पावर x इक्वल टू 8, तो x का मान क्या होगा, यानी 64 का पावर क्या है, x है, और इक्वल टू में 8 है, तो यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है। तो इसको कैसे बनाना है, चलो समझ लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 64 का पावर में x और इक्वल टू क्या दिया है, 8 दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम 64 को अगर तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, 2 बार में जाएगा, ये हो जाएगा 32, फिर 2 बार में जाएगा ये 16, फिर 2 बार में जाएगा ये 8, और 2 बार में जाएगा ये 4, और 2 बार में जाएगा इतना, यानी 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 6, है ना। 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 6, क्योंकि 2 कितना बार आया, 6 बार, इसलिए हम इसको 2 का पावर 6 लिख सकते हैं। यानी 64 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 6, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि 64 का पावर में x है, मतलब इसका पावर क्या हो जाएगा, इसका भी पावर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, बराबर। 8 को क्या लिख सकते हैं, तो अगर हम 8 को तोड़ेंगे तो कितना बार में जाएगा, 2 चौक का 8 और 2 दूना 4, तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया 2 गुना 2 गुना 2, मतलब 2 कितना बार आया, 3 बार, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 3, यानी 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, आपको पता होगा कि आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे पता होगा कि मान लो कि अगर a का पावर, ठीक है ना, अगर a का पावर m है और अगर इसका भी पावर n है, तो यहाँ पे आपको पता होगा कि पावर क्या हो जाता है, पावर गुना हो जाता है, ठीक है ना, मतलब m और n क्या हो जाएगा, दोनों गुना हो जाएगा, और यहाँ रिजल्ट क्या आएगा, a का पावर mn, ठीक है ना। ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर a का पावर m है और अगर इसका भी पावर n है, तो क्या होगा, पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुना हो जाएगा, यानी a का पावर क्या हो जाएगा, mn हो जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, 2 का पावर 6 और इस टोटल का पावर क्या है, इस टोटल का पावर x है, तो यहाँ पे भी पावर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या आएगा, 2 का 2 रहेगा और पावर जब 6 जब x के साथ गुना हो जाएगा तो क्या आएगा, 6x आएगा, ठीक है, बराबर क्या है, 2 का पावर 3, ठीक है। अब यहाँ पे और एक रूल यहाँ पे आपको समझना है कि अगर a का पावर m है बराबर a का पावर n है, ठीक है, अगर इस तरीके से है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर इसका आधार सेम है, जैसे यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है और बीच में क्या है, बराबर, तो जब कभी भी आधार बराबर रहेगा, है ना, तो उसका पावर भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, यानी हम इसको m बराबर n लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका आधार कितना है, 2, इसका भी आधार कितना है, 2, मतलब आधार क्या है, 2 है और इसके बीच में साइन क्या है, बराबर, मतलब जब आधार बराबर रहेगा तो इसका पावर को हम क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6x बराबर क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो x के साथ क्या है, 6 जो कि गुना में है, तो अगर हम इसको इधर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, अब ये कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे x का वैल्यू 1/2 कौन वाला है, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1/2। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन एक चर वाला बहुपद है, ठीक है। ऑप्शन ए है x + y, ऑप्शन बी है 2x² + 3x + 4, ऑप्शन सी है 2x + 3y + 5 और ऑप्शन डी है 3। तो इसमें पूछा है एक चर वाला बहुपद, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब ऑप्शन नंबर बी क्यों होगा उसको समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे x और y, ठीक है, ये x एक चर और y एक चर, तो इसमें टोटल कितना चर है, 2 चर है, ठीक है। इसमें भी आप देख सकते हैं x पहला चर और y क्या है, दूसरा, मतलब इसमें भी 2 चर है, इसमें तो चर है ही नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें एक चर है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है,
ठीक है ना। मतलब इसमें सिर्फ क्या है, चर क्या है, चर एक है और वो भी क्या है, एक्स। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं चर दो है, एक चर है एक्स और दूसरा चर क्या है, वाई। इसमें भी एक्स, पहला चर क्या है एक्स और दूसरा चर क्या है वाई। लेकिन इसमें इसमें क्या है, सिर्फ चर क्या है, एक्स। मतलब क्या है कि इसमें सिर्फ एक चर है और वो क्या है, एक्स है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि बहुपद का 2x+6 का शून्यक है। ठीक है ना। मतलब इस पे क्या निकालना है, इसका शून्यक निकालना है। ठीक है, तो शून्यक कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं, जो बहुपद दिया है उसको हम 0 के बराबर कर लेते हैं। ठीक है, तो 2x+6 को जब भी शून्यक निकालने बोलेगा हम क्या करेंगे, उसको 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, 2x, अब 6 क्या है, प्लस में है तो बराबर का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अब x के साथ क्या है, 2, जो कि गुना में है। तो अगर हम इसको इधर लेके आएंगे बराबर का इस साइड, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो कट जाएगा 2 या 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा, -3। ठीक है, यानी x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -3। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि बहुपद x⁴ माइनस 3x⁴ -5 का घात है। यानी इसमें क्या पूछा है, घात पूछा है, डिग्री पूछा है। तो जब भी बहुपद का डिग्री पूछेगा तो क्या करना है कि देखना कि उस बहुपद में हाईएस्ट पावर क्या है। जैसे कि यहाँ पे बहुपद क्या है, बहुपद दिया है x⁴ -3x⁴ माइनस में 5। तो आपको यहाँ पे पता करना है कि इसमें चर का हाईएस्ट पावर क्या है। तो आप देख सकते हैं इसमें चर क्या है, x, और इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 4। मतलब इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 4। हमेशा हमेशा यहाँ पे हाईएस्ट पावर लेना। ठीक है ना, वो भी किसका, चर का। तो चर का हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितना है, 4। तो इसका जो घात हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि यदि px बराबर x-1 तो p 0 का मान है। ठीक है ना, p 0 का मान है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि px बराबर कितना दिया है, x-1। ठीक है, और यहाँ पे p 0 दिया है। मतलब ये जो p यहाँ पे 0, मतलब यहाँ पे क्या 0 है, इसका मतलब क्या है, x का वैल्यू कितना है, 0 है। ठीक है ना, यानी यहाँ पे हम x के जगह पे क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब x है तो यहाँ पे भी हमको क्या रखना पड़ेगा, 0 -1। तो क्या हो जाएगा, p 0 बराबर 0 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, -1। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है, 2x³ - 5x² - x+3 में से x² का गुणांक है। ठीक है, यानी इसमें से x² के साथ क्या गुना है वो यहाँ पे पता करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हैं कि x² के साथ, यहाँ पे क्या है, x², इस x² के साथ क्या गुना है, -5। तो जब भी x² का गुणांक पूछेगा तो देखना है कि x² के साथ क्या गुना है। तो आप देख सकते हैं क्या गुना है, -5 गुना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, -5। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी बहुपद px बराबर x⁻31 + 1 को x-1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल होगा। ठीक है, यानी इसमें क्या पूछा है, शेषफल पूछा है। तो जब कभी क्वेश्चन में शेषफल पूछेगा, ठीक है, और जिससे भाग देना है वो दिया रहेगा, तो क्या करना है, यहाँ पे किससे भाग देने बोला है, x-1 से। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि x-1 को हम लोग क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से x का कितना वैल्यू निकल जाएगा, ये -1 है, अगर बराबर का इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में। मतलब क्या है कि x का वैल्यू कितना निकल गया, +1 निकल गया। ठीक है, अब ये जो x का वैल्यू निकला है, अब क्या करना है, इस बहुपद में इसको रख देना है। तो इसमें बहुपद क्या है, इसमें बहुपद है क्या क्या है, px बराबर क्या है, x⁻31 प्लस में क्या है, 1। ठीक है, तो इसमें x का वैल्यू कितना आया, 1 आया। यानी जहां पे x है वहां पे हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो यहाँ p का p रहेगा, इस x के जगह पे क्या रखेंगे, 1 बराबर, यहाँ पे x का पावर क्या है, 31, यानी 1 का पावर क्या हो जाएगा, 31, प्लस में क्या आएगा, 1। अब p1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 का पावर 31। मतलब 1 को अगर इस तरह से 31 बार गुना करेंगे, ठीक है, इस तरह से 31 बार गुना करेंगे तब भी उसका रिजल्ट क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो इसका जो हो जाएगा क्या, इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1, और यहाँ पे प्लस क्या है, 1। ठीक है, तो p1 कितना हो जाएगा, 1 को 1 के साथ जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसको और एक बार समझ लो, क्या करना है कि जब भी कोई बहुपद दिया रहेगा और उसको इस तरह से
एक बहुपद से भाग देना रहेगा, तो अगर वहां पे सेंसिबल पूछेगा तो करना क्या है कि जिससे भाग देने बोलेगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। और 0 के बराबर करने के बाद यहाँ पे x का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे x का वैल्यू 1 निकला है। अब यहाँ पे जो x का वैल्यू निकलेगा, जो बहुपद दिया रहेगा, ठीक है, उस पे क्या करना है, x का वैल्यू को पुट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बहुपद दिया था, क्या दिया था, x का पावर 31 प्लस में क्या था 1, तो यहाँ पे हम x का वैल्यू पुट किए और इसका रिजल्ट क्या आ गया, 2, और यही हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी बहुपद द्विपद है, मतलब इसमें दो पद इसमें बताना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, मतलब इसमें टोटल कितना पद है, इसमें टोटल 3 पद है। ठीक है, इसमें टोटल कितना पद है, तो आप देख सकते हैं ये दोनों गुना में है, मतलब 1 पद है। इसमें कितना है, 1 पद, 2 पद, 3 पद, मतलब इसमें भी 3 पद है। तो इसमें कितना पद है, इसमें 2 पद है। आप देख सकते हैं ये हो जाएगा 1 पद और ये हो जाएगा 1 पद, है ना। तो यहाँ पे टोटल कितना पद हो गया, 2 पद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अब क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि x का पावर 2 माइनस 9x प्लस 14 का गुणनखंड है। ठीक है, तो इसका गुणनखंड बताना है। तो गुणनखंड कैसे निकाला जाता है आपको पता होगा, और अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ पे अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है ना, क्या है यहाँ पे, क्या दिया है, बहुपद x² माइनस 9x प्लस में क्या है 14। ठीक है, तो गुणनखंड निकालने का तरीका क्या है कि यहाँ पे x² के पहले जो संख्या रहेगा और लास्ट में जो संख्या रहेगा उसको उन दोनों के साथ क्या किया जाता है, गुना किया जाता है। तो x² के साथ कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या छुपा हुआ, 1, यानी 1 को किससे गुना करेंगे, 14 के साथ। तो 1 को जब 14 के साथ गुना करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 14 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया जाता है, 14 का फैक्टर किया जाता है इस तरह से, 2 सत्ते 14। ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ पे इसका फैक्टर क्या क्या आया, 2 आया और 7 आया। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोसेस क्या होता है कि बीच में क्या है, बीच में है 9। ठीक है, बीच में क्या है, 9 है। तो यहाँ पे इसको ऐसा जोड़ना है, इन दोनों को ऐसा जोड़ना है या फिर घटाना है कि ये बीच वाला टर्म आना चाहिए। ठीक है ना, तो बीच में क्या है, 9 है, तो क्या 7 में से अगर हम 2 घटाएंगे, ये है 7, ये है 2, तो अगर हम 7 में से 2 घटाएंगे तो क्या 9 आएगा, नहीं आएगा। तब क्या करना पड़ेगा, 7 में से 2 को जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर कितना आएगा, 9 आएगा। और इन दोनों को गुना करने पे भी क्या आ रहा है, 14 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 9 के जगह हम लोग लिख सकते हैं 7 प्लस 2। ठीक है ना, तो चलिए हम वही करते हैं, क्या है यहाँ पे x², तो यहाँ पे हम लिख देंगे x², माइनस है माइनस रहेगा। अब 9 के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 प्लस 2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7 प्लस 2 और इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक है, 7 प्लस 2 किसके बदले लिखे, 9 के बदले में। ठीक है ना, ये बगल में x है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, x प्लस में क्या है 14 लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे x² है तो x² माइनस है, माइनस रखेंगे। अब 7 जब x के साथ गुना होगा, ये 7 जब ये x जब 7 के साथ गुना होगा तो क्या आएगा, 7x, बीच में प्लस है, प्लस देंगे, 2 को जब x के साथ गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2x। ठीक है, प्लस क्या है 14। ठीक है, अब फिर इसको सॉल्व करेंगे, x² क्या हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे, तो ये है माइनस में और 7x के पहले कुछ नहीं, यानी यहाँ पे क्या छिपा हुआ, प्लस, तो माइनस प्लस क्या आएगा, माइनस, मतलब ये हो जाएगा 7x। फिर यहाँ पे माइनस है और इस 2x के पहले क्या है, प्लस है, तो माइनस को जब प्लस के साथ गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x। ठीक है, प्लस में क्या आएगा, 14। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, कॉमन, है ना, तो कॉमन क्या आ जाएगा, x कॉमन आएगा। ठीक है, तो x जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, x बचेगा, माइनस है तो क्या लगाएंगे, माइनस। अब जब x को कॉमन ले लिए तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, 7, तो यहाँ पे रख देंगे 7, ये है माइनस तो लिखेंगे माइनस। अब इन दोनों में क्या कॉमन होगा, तो इन दोनों में 2 कॉमन होगा। ठीक है, तो 2 कॉमन ले लिए, यहाँ पे क्या बचेगा, x। अब यहाँ पे देखो प्लस है लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे है माइनस, तो जब माइनस को माइनस के साथ गुना करेंगे तभी ये वाला प्लस आएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, माइनस। अब यहाँ पे 14 है तो क्या कॉमन, यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 7 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया जाता है, अब इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर क्या है, x माइनस 7, यहाँ पे भी क्या है, x माइनस 7, तो x माइनस 7 को इसको अलग एक बार लिखा जाता है और बाहर वाले को भी यहाँ पे लिख दिया जाता है एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आया, x माइनस 7 और x माइनस 14, तो किसमें है x माइनस 7, आप देख सकते हैं इस ऑप्शन नंबर बी में है x माइनस 7 और x माइनस 2, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
तो अब हम आगे का क्वेश्चन करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या कहा है कि आकृति देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब यहाँ पे एक फिगर दिया गया है और फिगर को देखकर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है, उसका आंसर करना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं फिगर और इन सारे क्वेश्चन का आंसर भी देख लेते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि बिंदु बी का निर्देशांक। ठीक है, इसमें बिंदु बी का निर्देशांक लिखना है। तो सबसे पहले फिगर यहाँ पे देखना है कि बिंदु बी है कहाँ। तो आप देख सकते हैं कि बिंदु बी इस जगह पे है, ठीक है ना। तो किसी भी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, किस फॉर्म में होता है, वो होता है एक्स और वाई के फॉर्म में, है ना। तो सबसे पहले एक्स का कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, फिर क्या है वाई। तो एक्स अक्ष पर क्या है, सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं बी पॉइंट यहाँ है। तो सबसे पहले एक्स अक्ष की ओर तरफ चलेंगे तो आप देख सकते हैं एक्स अक्ष की तरफ क्या है यहाँ पे -5, है ना। यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा -5। फिर -5 के बाद फिर ये जो बिंदु है वाई की तरफ चलना है। तो वाई की तरफ अगर हम चलेंगे इस बिंदु से, तो आप देख सकते हैं कहाँ पे मिल रहा है, तो 2 पे मिल रहा है। तो यहाँ पे y का वैल्यू इसका मतलब कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी b का निर्देशांक क्या आ जाएगा, -5 और 2, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। ठीक है, यानी -3 और -5, मतलब ये x का वैल्यू कितना है, -3, और y का वैल्यू कितना है, -5। ठीक है, यानी x अक्ष पर कहाँ जाना है, -3 पर, और y अक्ष पर कहाँ जाना है, -5 पर। ठीक है, तो आप जानते हैं कि x अक्ष कौन वाला होता है, ये वाला पार्ट क्या होता है, x अक्ष होता है। ठीक है, तो इसमें से -3 कहाँ पे है, वहां पे चलते हैं। तो ये हो गया +5 4 3 2 1, ये सारा प्लस में है। -3 इस जगह पे है, तो यहाँ पे आके क्या करेंगे, हम लोग रुक जाएंगे। इस पॉइंट पे आके हम लोग यहाँ पे अभी रुक जाएंगे। फिर y का वैल्यू क्या है, -5, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं y अक्ष। ठीक है, तो y का वैल्यू माइनस में कहाँ आता है, नीचे की तरफ, है ना, यानी नीचे की तरफ चलना है। तो ये -1 -2 -3 -4 -5, मतलब यहाँ पे आके क्या करना है, रुक जाना है। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करना है, और यहाँ पे भी क्या, एक परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करना है। जहां पे ये दोनों लाइन मिलेगा वही क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट मिल रहा है, कौन सा बिंदु मिल रहा है, E। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि डी का भुज है। ठीक है, तो भुज का मतलब क्या होता है उसको समझ लेते हैं। भुज का मतलब होता है एक्स का निर्देशांक, ठीक है ना, एक्स का निर्देशांक। ठीक है, और वाई और कोटि का मतलब होता है वाई का निर्देशांक, तो वाई का निर्देशांक। ठीक है ना, तो यहाँ पे पूछा है कि डी का भुज। ठीक है, तो डी कहाँ पे है, सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं डी है यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या पूछा है, भुज पूछा है। तो भुज का मतलब क्या होता है, एक्स का निर्देशांक, और एक्स का निर्देशांक मतलब किधर जाना है, एक्स की तरफ जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब इस पॉइंट से जब हम एक्स की तरफ जाएंगे तो कहाँ पे मिल रहा है, 6 पे मिल रहा है। ठीक है ना, मतलब क्या है कि डी का भुज क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह क्या पूछा है, बिंदु H का कोटि। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है बिंदु H का कोटि। तो बिंदु H कहाँ पे है, आप देख सकते हैं इस जगह पे है। तो इसमें क्या पूछा है, कोटि। कोटि का मतलब क्या होता है, y का निर्देशांक। y का निर्देशांक मतलब किधर जाना है, y की तरफ जाना है। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं ये क्या है, y अक्ष है। तो y अक्ष है तो यानी y की तरफ जाना है, मतलब हमको इस साइड जाना है। तो y की तरफ जब जाएंगे तो कहाँ पे मिल रहा है, आप देख सकते हैं -3 पे मिल रहा है। ठीक है, यानी बिंदु H का कोटि क्या हो जाएगा, -3। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है कि बिंदु M का निर्देशांक है। तो यहाँ पे देखना है कि बिंदु M है कहाँ पे। आप देख सकते हैं बिंदु M इस जगह पे है, तो इस बिंदु का निर्देशांक पूछा है। तो किसी भी बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो x और y के फॉर्म में होता है। ठीक है ना, यानी पहले x का निर्देशांक और फिर y का निर्देशांक। तो आप देख सकते हैं कि x का निर्देशांक यहाँ पे क्या है, -3। x जो है किस पॉइंट पे है, -3 पे है। लेकिन y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि ये जो y है, ये जो पॉइंट है, ये y की तरफ बढ़ा ही नहीं, ना ऊपर की तरफ गया है और ना ही नीचे की तरफ गया है। ठीक है, यानी इसका मतलब y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पे जो m का निर्देशांक होगा वो क्या हो जाएगा, -3 और 0। अब क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं ना। मतलब क्या है कि ये हो गया x अक्ष, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलेंगे x अक्ष और इसको क्या बोलेंगे, y अक्ष। तो यहाँ पे ये जो दोनों एक दूसरे को काटता है, ठीक है, जिस बिंदु पर ये एक दूसरे को काटता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अब क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि यदि 2,0 रेखिक समीकरण 2x + 3y
इक्वल टू के का एक हल है, तो के का मान निकालना है, ठीक है, यानी यहाँ पे के का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि 2,0, यानी ये जो 2 है ये किसका वैल्यू है, ये x का वैल्यू है, और ये जो है ये किसका वैल्यू है, y का। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी पॉइंट का जो निर्देशांक होता है x और y के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 2 0, यहाँ पे है 2,0, मतलब क्या है कि x का वैल्यू क्या है 2 और y का वैल्यू क्या है 0। तो यहाँ पे जो इक्वेशन दिया गया है, जो समीकरण दिया गया है, हम यहाँ पे x और y का वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे समीकरण क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू में क्या है k है। तो यहाँ पे हमको पता चल गया कि x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू कितना है 0 है, ठीक है ना। तो इस x के जगह पे हम रखेंगे 2 प्लस 3 का 3, इस y के जगह पे क्या रखेंगे 0 इक्वल टू क्या k। तो 2 को जब 2 से गुना करेंगे तो 4 आएगा, 3 को जब 0 के साथ गुना करेंगे तो 0 आएगा, बराबर में क्या आएगा k। 4 को जब 0 के साथ गुना करें जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4 इक्वल टू क्या आएगा k, मतलब k का वैल्यू कितना आ गया 4। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अब क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है, ठीक है। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जो मानक रूप होता है वो क्या होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू क्या होता है 0। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ प्रदर्शित करता है, ठीक है। मतलब 2 चर वाले रैखिक समीकरण किस प्रकार का ग्राफ को दिखाता है, तो किस प्रकार ग्राफ बनाता है, तो एक सरल रेखा, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अब क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि x बराबर 5 y बराबर 2 निम्नलिखित में से किस समीकरण का हल है, ठीक है। तो यहाँ पे समीकरण का इक्वेशन दिया गया है और पूछा है कि किस रैखिक समीकरण का हल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले ऑप्शन ए में यहाँ पे क्या है उसको देखना है। ऑप्शन ए में है x प्लस 2y बराबर में क्या है 7, मतलब यहाँ पे x का वैल्यू कितना लिखना आप दिया गया है, x का वैल्यू कितना है 5, तो इस x के जगह पे 5 रखेंगे, 2 का 2, इस y के जगह पे कितना रखेंगे तो 2 रखेंगे, तो 2 रख दिए इक्वल टू क्या है 7। अब 5 और 2 दूना क्या आएगा 4 इक्वल टू 7। तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा 9 बराबर 7। क्या ये कभी बराबर हो सकता है, क्या 9 कभी 7 के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है, मतलब ये समीकरण नहीं होगा। फिर हम आगे चेक करेंगे इसी तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5x प्लस 2y इक्वल टू 7, ठीक है। तो इसको भी लिख लेते हैं, समीकरण बी में क्या है 5x प्लस 2y इक्वल टू क्या है 7। तो 5 का 5, इस x के जगह पे क्या रखेंगे 5, तो 5 रख दिए प्लस 2, y के जगह पे क्या रखेंगे 2, तो 2 रख दिए इक्वल टू क्या है 7। तो 5 25 और 2 दूना 4 इक्वल टू 7। तो 25 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या 29 बराबर 7। क्या कभी 29 7 के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फिर आगे हम ट्राई करेंगे x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 7। तो यहाँ पे देखना है क्या है x प्लस वाई इक्वल टू में क्या है 7। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि x का वैल्यू कितना है 5, यानी इस x के जगह पे 5 रखेंगे, और y कितना है, y यहाँ पे 2 है, यानी y के जगह पे हम 2 रखेंगे, ठीक है। तो इधर 7, अब अगर हम इसको इधर जोड़ेंगे तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, तो 7 बराबर 7, ये पॉसिबल है ना। 7 क्या होता है, हमेशा 7 के बराबर होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अब क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 का एक हल है ना। मतलब यहाँ पे एक रैखिक समीकरण दिया है और पूछा है कि इसका हल होगा, ठीक है। तो क्या करना है, ये जो वैल्यू दिया है वो क्या दिया है, x और y का वैल्यू दिया है। तो सब क्या करेंगे बारी बारी से हम इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ पे मेरा समीकरण क्या है 2x प्लस 3y बराबर क्या है 12। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है 2,3, मतलब x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू यहाँ पे कितना है 2 है, और ये y का वैल्यू कितना है 3 है, ठीक है ना। तो इस x के जगह पे हम 2 रखेंगे और y के जगह पे कितना रखेंगे 3 रखेंगे, बराबर क्या है 12। तो 2 को 2 से गुना करेंगे 4, 3 को 3 से गुना करेंगे 9 बराबर 12। तो 9 4 क्या होगा 13, 13 बराबर क्या कभी 12 हो सकता है, नहीं हो सकता है, यानी ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे, आगे क्या है 3,2, तो यानी x का वैल्यू कितना दिया है, x का वैल्यू 3 है, और ये किसका वैल्यू है y का, यानी x के जगह पे हम 3 रखेंगे और y के जगह पे 2 रखेंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को फिर से यहाँ पे रख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि 2x, x के जगह पे कितना रखेंगे 3 प्लस 3 का 3, और इस y के जगह पे क्या रखेंगे 2 बराबर क्या होगा 12। तो क्या होगा 3 दूना 6 प्लस 3 दूना 6 इक्वल टू क्या आ गया 12। तो यहाँ 6 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 12, और इधर भी क्या है 12, यानी 12 हमेशा 12 के बराबर होगा, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी। तो अब क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि यदि बिंदु 2,3 x प्लस वाई इक्वल टू के द्वारा निरूपित रेखा पर स्थित है तो k का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे जो बिंदु दिया गया है तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या है 2,3 है, 2,3 है। मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू है, ये जो 2 है ये किसका वैल्यू है x का, और ये जो 3 है ये किसका वैल्यू है y का। तो ये जो समीकरण यहाँ पे दिया गया है इस पे पुट कर दो। समीकरण क्या है x प्लस वाई बराबर k। तो यहाँ पे हम x का वैल्यू रखेंगे 2 और y का वैल्यू रखेंगे 3 बराबर क्या है k। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 और 2 कितना आएगा 5 और बराबर में क्या है k, यानी k का वैल्यू कितना आएगा 5। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अब क्वेश्चन नंबर 27 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि रेखिक समीकरण 4x प्लस 3y इक्वल टू 12 का आलेख x अक्ष पर किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, है ना। मतलब क्वेश्चन क्या है कि x अक्ष पर किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो जब कभी भी कोई भी पॉइंट अगर x अक्ष पर प्रतिच्छेद करता है तो y का वैल्यू उसमें क्या होता है, y का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। जब कभी भी x अक्ष पर कोई बिंदु होता है तो उसमें y का वैल्यू हमेशा क्या होता है 0 होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। यानी यहाँ पे y का वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो y का वैल्यू 0 किसमें चलो देख लेते हैं। इसमें तो y का वैल्यू क्या है 6, ये तो ऐसे ही नहीं होगा। फिर इसमें भी क्या y का वैल्यू कितना है 2, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि y का वैल्यू यहाँ पे 0 होगा ही। क्यों? क्योंकि x अक्ष पर क्या है बिंदु है, x अक्ष पर कोई बिंदु है। ठीक है ना, तो यानी y का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा 0। तो ये दोनों ऑप्शन तो होगा ही नहीं, बचा ये दो ऑप्शन, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है। अब यहाँ पे पता करना है क्या ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा। ठीक है, तो यहाँ पे समीकरण क्या दिया है, समीकरण यहाँ पे दिया है 4x प्लस 3y इक्वल टू में क्या दिया है 12। अगर हम यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन में देखते हैं तो ये जो पहला 4 जो है ये किसका वैल्यू है x का, और ये किसका वैल्यू है y का। यानी x के जगह पे अगर हम 4 रखते हैं और y के जगह पे अगर हम 0 रखते हैं तो क्या आएगा 4 4 है 16। ठीक है, 16 प्लस 3 को जब 0 से गुना करेंगे 0 बराबर क्या आएगा 12, यानी 16 बराबर 12। क्या ये ऐसा कभी पॉसिबल होगा? नहीं होगा। ठीक है ना, मतलब ऑप्शन ए नहीं होगा। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचा है, क्या है वो, ऑप्शन नंबर सी। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। या फिर आप यहाँ पे इसको समीकरण से भी इसको चेक कर सकते हैं, जैसे कि 4x प्लस 3y इक्वल टू क्या है 12। यहाँ पे 4x प्लस 3y इक्वल टू में क्या है 12। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3,0, यानी x का वैल्यू कितना है 3 है और ये y का वैल्यू कितना है 0। तो इस x के जगह पे हम रख देंगे 3 और y के जगह पे क्या रख देंगे 0 बराबर क्या है 12। तो 4 तिया कितना आएगा 12, 3 को जब 0 से गुना करेंगे तो 0 बराबर क्या आएगा 12। तो 12 को जब 0 से जोड़ेंगे तो क्या आएगा 12 बराबर क्या आएगा 12। तो ये 12 हमेशा 12 के बराबर होता है, ये सही बात है। ठीक है ना, तो ये इसका मतलब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 28 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि 60 का पूरक कोण का मान क्या होगा। ठीक है, तो पूरक कोण का मान पूछा है, तो पूरक कोण का मान निकालने के लिए क्या होता है, देखो सबसे पहले पूरक कोण का मतलब होता है, पूरक कोण का जो मतलब होता है वो क्या होता है, दो कोणों का योग। ठीक है, दो कोणों का योग कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, उसी को हम बोलेंगे पूरक कोण। दो कोण को जोड़ने पे कितना आना चाहिए 90 डिग्री, उसी को हम लोग बोलते हैं पूरक कोण। तो इसमें से पहला कोण दिया है कितना 60 डिग्री, तो दूसरा कोण क्या होगा। ठीक है, तो 60 में से हम ऐसा क्या जोड़ेंगे कि ये मेरा 90 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, 60 में से हम कितना जोड़ेंगे 30। 60 में से अगर हम 30 जोड़ेंगे तभी ये कितना होगा 90 डिग्री होगा। मतलब क्या होगा, इसका जो पूरक कोण होगा वो क्या होगा 30 डिग्री होगा। अब क्वेश्चन नंबर 29 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि वह कोण जो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो वो कहलाता है। पहला ऑप्शन है न्यून कोण, दूसरा ऑप्शन है समकोण, तीसरा ऑप्शन है अधिक कोण और चौथा ऑप्शन है सरल कोण। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अधिक कोण। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले समझ लेते हैं कि 0 से 90 डिग्री बीच को हम लोग बोलते हैं न्यून कोण। ठीक है, और यहाँ पे 90 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं समकोण। ठीक है, और 90 डिग्री से ज्यादा 90 डिग्री और 180, ठीक है 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम को हम लोग क्या बोलते हैं अधिक कोण बोलते हैं। ठीक है, इसको याद रखना। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण के आधे से 30 डिग्री अधिक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अब क्वेश्चन नंबर 31 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि नीचे दिए गए आकृति में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है।
यदि कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर क्या है 70 डिग्री, तो कोण COE ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि कोण AOC, तो AO और ये C मतलब ये वाला कोण। ठीक है, फिर क्या है BOE मतलब BOE मतलब ये वाला कोण, इन दोनों का योग कितना है 70 डिग्री। तो किसका मान पूछा है, कोण COE मतलब इस कोण का मान पूछा है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो नीचे लाइन है, ठीक है, यहाँ पे एक नीचे क्या है एक लाइन है और इस तरीके से यहाँ पे दो लाइन है। तो आपको पता होगा कि अगर कोई लाइन अगर इस तरह से रहेगा और अगर कुछ कोई रेखा अगर इस पे आता है तो यहाँ पे क्या बनता है, एक रेखिक युग्म बनता है। ठीक है, एक क्या बनता है, रेखिक युग्म बनता है। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक लाइन पे कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है एक तरफ, है ना। कोई भी एक सीधी लाइन है तो उसके एक तरफ कितना बनता है, 180 डिग्री। मतलब क्या है कि ये जो सीधा लाइन है इसका एक तरफ यानी इस तरफ कितना बनना चाहिए, 180 डिग्री बनना चाहिए। ठीक है, तो यानी रेखिक युग्म से ही हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रेखिक युग्म में क्या होता है कि जितना भी कोण है, जितना भी यहाँ पे कोण बना है, सबको जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। तो यहाँ पे जोड़ लेते हैं कोण AOC। ठीक है, जोड़ लेते कोण AOC प्लस क्या है कोण यहाँ पे COE, कोण COE प्लस कोण BOE। ठीक है, कोण BOE बराबर कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। तो कौन सा रूल से, रेखिक युग्म से। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कोण AOC प्लस इसको हम पहले लिख सकते हैं, ये जो BOE है हम इसको पहले लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं कोण BOE प्लस यहाँ पे क्या है कोण COE बराबर क्या है 180 डिग्री। ठीक है, अब कोण AOC और कोण BOE इसका वैल्यू कितना दिया है, 70 डिग्री। मतलब इन दोनों के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 70 डिग्री प्लस ये क्या है कोण COE, कोण COE बराबर क्या होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो अगर COE का मान निकालना है तो यहाँ पे क्या है 70 डिग्री जो कि प्लस में है। अगर हम बराबर का इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, तो अगर हम इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा, 110 डिग्री बचेगा। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि COE मतलब ये जो है COE का मान कितना निकलेगा, 110 डिग्री। तो अब क्वेश्चन नंबर 32 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि नीचे दिए गए आकृति AB समांतर CD है तो x प्लस y का मान क्या होगा। ठीक है, यानी x यहाँ पे है और y है यहाँ पे, तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना मान आएगा वो निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे पता करना होगा कि x का वैल्यू कितना है और फिर y का वैल्यू कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये क्या सीधी लाइन है। तो सीधी लाइन के इस तरफ ये क्या बनाएगा, रेखिक युग्म बनाएगा। ठीक है, तो रेखिक युग्म में आप देख सकते हैं यहाँ पे दो कोण है, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक और एक यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 50 डिग्री, यानी ये वाला x डिग्री है और ये वाला यहाँ पे कितना है 50 डिग्री। तो x प्लस 50 डिग्री कितना होगा, 180 डिग्री। कौन सा रूल से, तो रेखिक युग्म से हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ जाएगा 50, ये प्लस में है, अगर हम इसको इधर करेंगे ठीक है तो ये क्या हो जाएगा, ये 130, यानी x का वैल्यू कितना निकल गया 130, यानी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कोण निकल गया 130 डिग्री। उसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इधर क्या है 130 डिग्री, तो इधर भी कितना होगा 130 डिग्री। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी अगर दो लाइन अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है तो इसका शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जितना डिग्री कोण बनेगा इधर भी इतना ही बनेगा, इस साइड जितना बनेगा इधर भी इतना ही बनेगा। ठीक है, जैसे कहने का मतलब है कि दो लाइन एक दूसरे को काट रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर मान लो बन रहा है मान लो 80 डिग्री, तो यहाँ पे भी कितना बनेगा, सिंपल सी बात है 80 डिग्री ही बनेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से जब ये 130 है तो इसका मतलब y भी क्या होगा, y भी क्या हो जाएगा 130 डिग्री बनाएगा। ठीक है, को कौन सा रूल से बनाएगा, तो बनाएगा शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण से बनाएगा। ठीक है, यानी x का वैल्यू निकला 130 और y का वैल्यू भी कितना निकला 130। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, x प्लस y कितना होगा, तो x का मान 130 और y का मान भी क्या है 130, तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 260। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अब क्वेश्चन नंबर 33 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, कितना होता है, त्रिभुज के तीनों, किसी भी त्रिभुज में अगर इन तीनों कोणों को जोड़ा जाए तो कितना निकलता है, तो निकलता है 180 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 34 करेंगे, जिसमें क्या है कि किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने समकोण हो सकते हैं।
तो किसी भी त्रिभुज में अधिक से अधिक क्या कितना समकोण हो सकता है, एक ही समकोण हो सकता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 35 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि यदि AB बराबर QR, BC बराबर PR और CA बराबर PQ है तो यहाँ पे ऑप्शन ए में है त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR, बी में है त्रिभुज CBA सर्वांगसम त्रिभुज PQR, ऑप्शन सी में है त्रिभुज BAC सर्वांगसम त्रिभुज RPQ और ऑप्शन डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो अगर आप जानना चाहते हैं इसको डिटेल में कि कैसे ये होगा तो आपको प्लेलिस्ट चेक करना होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 36 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज के सर्वांग समता की एक कसौटी नहीं है। ठीक है, तो SAS यानी भुजा कोण भुजा ये होता है, ASA यानी कोण भुजा कोण ये भी होता है। ठीक है, SSS भुजा भुजा कोण ये होता है, ये नहीं होता है। ठीक है, तो नहीं पूछा है यानी इसका मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। SSS यानी भुजा 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 ये भी होता है। ठीक है, यानी SSA नहीं होता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 37 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि इन त्रिभुजों के दोनों कोणों के युग्म बराबर हो तथा वह भुजा जिस पर दोनों कोण बन रहे हैं बराबर हो तो किस प्रकार के सर्वांगसम होंगे। ठीक है, तो इसको ऐसे समझो कि मान लो कि दो त्रिभुज कब सर्वांगसम होगा, इस तरह से मान लेते हैं दो त्रिभुज हम बना दिए। ठीक है, इस तरह से बना दिए। अब पूछा है, बोला है कि क्या है कि त्रिभुज के दोनों कोणों का युग्म बराबर हो, मतलब ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोण क्या है बराबर है। वह भुजा जिस पर दोनों कोण बने हैं, यानी ये जो दोनों कोण बना है किस भुजा पर बना है, इस भुजा पर बना है, इसमें भी इस भुजा पर बना है। तो ये जो कौन सा सर्वांगसम होगा, तो पहले क्या आएगा कोण A आएगा, फिर बीच में क्या है भुजा है यानी क्या आएगा S, फिर यहाँ पे क्या है कोण, फिर क्या आएगा A यानी ASA। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 38 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 39 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि यदि एक त्रिभुज के तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर है तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। मतलब क्या है कि यहाँ पे दो त्रिभुज है, ठीक है, इस तरह से दो त्रिभुज है। अब यहाँ पे क्या है कि तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर है, मतलब मान लेते हैं ये ABC है और ये है PQR। ठीक है, यानी AB जो है किसके बराबर है, PQ के, BC किसके बराबर है, QR के, और AC किसके बराबर है, PR के। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे सर्वांगसम जो लगेगा वो क्या लगेगा, SSS, मतलब क्या भुजा भुजा भुजा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, SSS नियम से। तो अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे, जिसमें क्या है कि आकृति में त्रिभुज BOC त्रिभुज AOD सर्वांगसमता की किस नियम से सर्वांगसम है। ऑप्शन ए में है AAA नियम से, ऑप्शन बी में है SSS नियम से, ऑप्शन सी में है RHS नियम से और ऑप्शन डी में है AAS नियम से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, RHS से। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, तो जिसमें 90 डिग्री बनता है तो किस क्या होता है, RHS उस पर लग जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप फ्रेंड ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करें। और हाँ, याद रखें आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में चैप्टर वाइज सारे MCQ क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने संख्या पद्धति से MCQ क्वेश्चन करवा दिए हैं, फिर उसके बाद आगे हम जो भी चैप्टर आएगा उसका सारा MCQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।